Good morning, student. Today we will discuss a very important question, property of indifference curve यानी उदासीनता वक्र की विशेषताएं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उदासीनता वक्र का जो मीनिंग है, उसकी डेफिनेशंस हैं और उसके बारे में स्टडी की थी। आज हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट काफ़ी बार हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट इसकी विशेषता क्या है, दे स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट, यानी कि जो उदासीनता वक्र का जो स्लोप होता है, जो डायग्राम आपने देखा है, वो दाईं ओर से नीचे की तरफ झुकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, कि वो दाईं ओर से नीचे की ओर झुकता है। तो ये क्या कहता है कि यदि उपभोक्ता के लिए एक वस्तु की मात्रा को कम करता है तो इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए वह दूसरी वस्तु को बढ़ाता है, यानी इंक्रीज करता है। यानी कि एक कमोडिटीज़ को वो क्या कर रहा है, एक कमोडिटीज़ को वो कम कर रहा है और उसके लिए वो क्या कर रहा है, अपने इस लॉस को पूरा करने के लिए वो एक कमोडिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। यानी एक कमोडिटीज़ जब डिक्रीज़ होती हैं तो दूसरी कमोडिटीज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसीलिए इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उदासीनता वक्र का प्रत्येक अगला बिंदु, यानी जैसे जैसे पॉइंट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वो डाउन और राइट की तरफ जाएगा, यानी वो नीचे और राइट की तरफ आगे बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन विथ द डायग्राम। ओ एक्स पे हमने एक्स वस्तु की मात्रा दिखाई है, क्वांटिटी ऑफ किसकी, एक्स कमोडिटीज़ की। ओ वाई पे हमने वाई कमोडिटीज़ का क्वांटिटी दिखाया है। देखिए, आपने देखा कि ये स्लोप क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी आपने देखा कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसे होता है, ऐसे नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इस स्लोप में क्या बताया है कि जैसे कि x है वो 1 यूनिट यूज़ कर रहा है, ठीक है, सॉरी, एक उपभोक्ता है वो x की 1 यूनिट यूज़ कर रहा है और y की कितनी कर रहा है, 50, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब उसके पास y की 50, यानी y की कितनी क्वांटिटी है, 50 की, तो उपभोक्ता को लगेगा कि नहीं, मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया, अब मुझे y की क्वांटिटी क्या कम करनी है, तो वो 50 से 40, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, x की 1 यूनिट को बढ़ा रहा है, क्योंकि जब y की वो 1 कम करेगा और x की 1 बढ़ाएगा तभी आपका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड्स टू द राइट होता है, यानी नीचे की तरफ आता है। तो मेन कारण क्या है कि जो कंज्यूमर होता है वो एक क्वांटिटी अपनी एक कमोडिटीज़ की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करता है और एक क्वांटिटी जो है वो आपकी दूसरी कमोडिटीज़ की बढ़ाता है या इंक्रीज़ करता है। तो मेन जो रीज़न था वो ये था। इससे ये माना जाता है कि जो भी कंज्यूमर होता है उसे दोनों कमोडिटीज़ से अभी कह सकते हैं ज़्यादा पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ है। फुल्ली सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही वो एक कमोडिटीज़ को सेक्रीफाइस करता है, उसे डिक्रीज़ करता है और देन दूसरी कमोडिटीज़ को वो इंक्रीज़ करता है, राइट। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उपभोक्ता के पास दोनों वस्तुओं में से कोई भी वस्तु इतनी अधिक नहीं है कि उसे पूर्ण संतुष्टि हो चुकी है। इसीलिए एक उपभोक्ता फुल्ली सेटिस्फेक्शन के पॉइंट के बाद कुछ, यानी कि सम यूनिट्स, कुछ इकाइयों को किसी दूसरी वस्तु के बदले में देता है। यानी मैंने y को कम किया तो मैंने x को बढ़ा दिया, ठीक है। विथ एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है कि एक उपभोक्ता है, एक कंज्यूमर है, उसके पास में टोटल क्वांटिटी थी x की 7, कितनी थी, 7, ठीक है। क्वांटिटी कितनी थी इसकी, 7 थी, कौन सी कमोडिटीज़ की, x की, राइट। और उसे जो फुल्ली सेटिस्फेक्शन है वो 5 पर मिल गया, यानी कि x को हम मानते हैं एप्पल है, एक कंज्यूमर है उसके पास में 7 एप्पल है, लेकिन उसे एप्पल से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो 5 एप्पल से ही मिल जाता है। तो दो जो एक्स्ट्रा एप्पल है वो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा यूनिट का वो त्याग कर सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसे फुल्ली सेटिस्फेक्शन किस में मिल रहा है, 5 यूनिट में ही मिल रहा है और टोटल उसके पास कितनी है, 7। तो वो क्या करेगा कि वो 2 का एक्स्ट्रा का त्याग कर देगा, यानी सैक्रिफाइस कर देगा, और सैक्रिफाइस करके वो दूसरी कमोडिटी जो y है, जिसे हम बनाना मानते हैं, उसकी कह सकते हैं कमोडिटीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। सिंपल है। ध्यान रखिएगा कि जब किसी कंज्यूमर के पास में जब एक्स्ट्रा यूनिट होता है तो जहाँ उसे फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, फिर उसके बाद में वो एक्स्ट्रा यूनिट का क्या करता है, सैक्रिफाइस, त्याग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
लेकिन व्यवहार में उपभोक्ता किसी भी वस्तु की मात्रा से पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ऐसी कोई भी कमोडिटीज़ नहीं है जिसे हमें फुली सेटिस्फैक्शन मिलता है। यहाँ तक कि जो रिच पर्सन्स होते हैं, हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका लेते हैं, रिच पर्सन का, भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, वह भी अधिक मात्रा को लेने में रुचि रखता है। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो एक रिच पर्सन कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया है अपने मनी से, अपने पैसों से, उसे और भी पैसा चाहिएगा। लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि एक फुल्ली सेटिस्फैक्शन पॉइंट होता है, देन हम सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी वस्तु का। उपभोक्ता दो वस्तुओं में से किसी भी सहयोग में से एक वस्तु की मात्रा कुछ कम कर देने से वह हानि महसूस करने लगता है और उसे समान संतुष्टि प्रदान करने के लिए दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा देनी होती है। इसीलिए उदासीनता वक्र दाईं ओर से नीचे की तरफ झुकता है। द मेन कंसेप्ट क्या है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने कहा कि भाई जो है फुली सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, बट जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो एक फुली सेटिस्फैक्शन पॉइंट आता है और फुली सेटिस्फैक्शन पॉइंट के बाद में एक कंज्यूमर एक कमोडिटीज़ को वो डिक्रीज़ करने लग जाता है। क्यों डिक्रीज़ करता है? क्योंकि उसे फुली सेटिस्फैक्शन किस पे मिल गया, सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे। देन वो एक्स्ट्रा यूनिट का डिक्रीज़ करना स्टार्ट करता है और एक्स्ट्रा यूनिट का जब वो डिक्रीज़ करता है तो उसे लगता है कि मुझे लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो दूसरी कमोडिटीज़ है उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। और इसका मेन रिजल्ट ये आता है कि जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, जो आप कह सकते हैं डायग्राम है, वो डाउनवर्ड्स में होता है। राइट, बात करते हैं आगे हम कि उदासीनता वक्र न तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होता है, ना लंबवत वर्टिकल होता है, ना अपवर्ड यानी उपवक्र की तरफ होता है। ध्यान रखिएगा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ना तो क्षैतिज होगा हॉरिजॉन्टल, ना आपका वर्टिकल होगा जिसे लंबवत कहते हैं, और ना अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होता है। हमेशा इंडिफरेंस कर्व कैसा रहेगा, ऐसे डाउन स्लोप का रहेगा। कैसे बनेगा डायग्राम, ऐसे स्लोप वाला डाउन का। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया कि ओ एक्स पे हमने एक्स वस्तु को दिखाते हैं, ओ वाई पे वाई वस्तु को दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, एक सिंपल सी स्लीपिंग लाइन की तरह आ जाएगा, यानी कि y को तो हमने कांस्टेंट कर दिया, बिल्कुल स्थिर कर दिया, और x की हम क्या कर रहे हैं, यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो यानी देखो इस पॉइंट पे भी y नहीं बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे भी y कांस्टेंट स्थिर है और x की यूनिट बढ़ रही है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, देखिए क्षैतिज का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, मेन हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, मेन क्योंकि y वस्तु की समान मात्रा और x वस्तु की कम ज़्यादा मात्राओं के साथ उसे समान संतोष मिल रहा है। ऐसी स्थिति तभी मिलेगी जब x वस्तु से फुली सेटिस्फाइड हो जाए। इससे x वस्तु की एक्स्ट्रा यूनिट मिलने पर उनसे कोई डिसयूटिलिटी या अनुपयोगिता न मिले। सिंपल है, देखिए ये डायग्राम आपको बता रहा है कि इसने y कमोडिटीज़ को क्या करा, कांस्टेंट कर दिया, और x कमोडिटीज़ को बढ़ा भी रहा है, कम भी कर रहा है। उसके पास जब x a पॉइंट पर था तो भी उसे वही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर वो b पॉइंट पे होगा तो भी उसे वही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि x की अगर ज़्यादा यानी कि इतनी यूनिट भी हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे लगता है कि नहीं, इसे कोई डिसयूटिलिटी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसे कोई भी हम कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन या वो किसी रिजल्ट पे नहीं आता। राइट, तो x को स्थिर रखकर और y को स्थिर रखकर और x को बढ़ाने पर, इंक्रीज़ करने पर और उसे डिक्रीज़ करने पर भी उसे लगता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन वही मिल रहा है जो x का a पॉइंट पे मिल रहा था, वो b पॉइंट पे भी वही मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है कि एक्स्ट्रा यूनिट से उसे कोई अनुपयोगिता या उसे नहीं लगता है कि ये मेरे लिए एक्स्ट्रा यूनिट है। ठीक है, उसे लगता है कि मेरे लिए बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या कहता है कि आपकी एक कमोडिटीज़ को डिक्रीज़ करे और एक कमोडिटीज़ को इंक्रीज़ करे, क्योंकि एजम्पशन ये थी, तो ये सिद्धांत, ये जो पिक्चर है वो नहीं हो पाएगा। बात करते हैं वर्टिकल या लंबवत की। अब देखिए अभी जो रिसेंट हमने ये देखा कि हमने y को कांस्टेंट किया, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि ओ एक्स पे हमने x को क्या किया है, कांस्टेंट कर दिया, स्थिर कर दिया है, और ओ वाई को हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। तो सिंपल है, x की तो आपकी इतनी ही रहेगी कमोडिटीज़,
लेकिन वाई की आपकी इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, सी पॉइंट हो सकता है, डी पॉइंट हो सकता है। तो इसका भी वही बात होगी कि एक्स को आप स्थिर करके वाई को आप कम ज़्यादा यानी ए बी सी डी उस सब पे एक ही लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, जबकि इनडिफरेंस कर्व की एजम्पशन ये कहती है कि आपको एक वस्तु को कम करना है और दूसरे वस्तु को अधिक करना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ y ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है और x बिल्कुल कांस्टेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट इनडिफरेंस कर्व में सिद्ध नहीं होता है। राइट, बात करते हैं अपवर्ड स्लोप की, यानी ऊपर की ओर उठता हुआ। अब देखिए ये क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव स्लोप होता है। राइट, तो ओ एक्स पे हमने एक्स कमोडिटीज़, ओ वाई पे वाई कमोडिटीज़। अब ये अपवर्ड का मतलब होता है ऐसे, तो ए और बी। अब देखिए एक्स वाई की बदली इकाइयों से उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना पहले की कम इकाइयों से मिल रहा था। अब सिंपल है कि मैंने वाई की इतनी ली और एक्स की इतनी ली, ठीक है, फिर मैं y की इतनी क्वांटिटी ले रही हूँ और x की इतनी ले रही हूँ। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि a पॉइंट पे भी मुझे वही सेटिस्फैक्शन मिला, कम वस्तु है तो भी वही, y पर भी a पर भी वही सेटिस्फैक्शन और b पर भी सेम सेटिस्फैक्शन। एक तो ये गलत है कि हमें कम वस्तु होती है तो भी वही खुशी मिल रही है और ज़्यादा वस्तु होने पर भी वही खुशी मिल रही है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि इनडिफरेंस कर्व क्या कह रहा था कि एक कमोडिटीज़ डिक्रीज होगा और दूसरा कमोडिटीज़ इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों कमोडिटीज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी वाई भी इंक्रीज हुआ यहाँ से बढ़ा और एक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ये इसकी कंसेप्ट थी कि हमेशा जो इनडिफरेंस कर्व है वो क्या होगा, इनडिफरेंस कर्व हमेशा स्लोप डाउन की तरफ होगा, ना तो वो कभी हॉरिजेंटल होगा यानी क्षैतिज होगा, ना वो कभी भी लंबवत यानी वर्टिकल होगा, और ना कभी वो अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव कंसेप्ट होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं इसकी। नेक्स्ट फीचर्स इसका है कि टू इनडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। ध्यान रखिएगा कि दो जो इनडिफरेंस कर्व होंगे वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसका मेन कारण क्या है कि ओ एक्स पे हमने एक्स वस्तु को, ओ वाई पे वाई वस्तु को दिखाया। हमने एक आईसी कर्व लिया, वो आपका IC1 है, ठीक है, और एक आईसी कर्व हमने दूसरा आईसी कर्व लिया जो IC1 को काटते हुए ये बनाया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जहाँ इंटरसेक्ट किया उसका नाम C रखा और IC1 पे हमने एक पॉइंट बनाया जिसका नाम A और IC2 पे पॉइंट बनाया जिसका नाम है B। अब सिंपल है कि B पॉइंट किस पे बना हुआ है, B पॉइंट किस पे बना हुआ है, ये देखिए B पॉइंट IC2 पे होने से ज़्यादा संतुष्टि मिलनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा है ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने इनडिफरेंस मैप में पढ़ा था कि जो इनडिफरेंस कर्व जितना ऊपर की तरफ होगा वो हमें ज़्यादा हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। A पॉइंट IC1 से दे रहा है, यानी कि जो B पॉइंट है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा किससे, IC1 के बने हुए A पॉइंट से, तथा C पॉइंट दोनों कर्व को काटने से A व C समान संतुष्टि देते हैं। अगर मैं A और C और A की बात करूं तो ये इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि ये इसको काट रहा है, तो C B भी क्या होगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि ये किस पे बना हुआ है, 2 पे बना हुआ है। तो देखिए B व C समान संतुष्टि को सूचित करता है, B और C समान संतुष्टि को यानी इक्वल सेटिस्फैक्शन को डिनोट कर रहे हैं। C A B इक्वल सेटिस्फैक्शन यानी एक समान संतुष्टि को बना रहे हैं, लेकिन C के माध्यम से समान संतोष देने वाले बन जाते हैं। लेकिन हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी इसकी कि जितना हायर IC कर्व होगा गिवन टू हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ऊंचा उदासीनता वक्र हमेशा नीचे स्थित उदासीनता वक्र से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। द हायर इंडिफरेंस कर्व इज गिवन अ हायर सेटिस्फैक्शन कंपैरिजन टू लोअर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इसलिए दो वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते। देखिए इस पिक्चर में बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि हमने क्या किया था कि एक IC कर्व 1 लिया था और एक IC कर्व क्या लिया था, 2 लिया था, तो ये दोनों इंटरसेक्ट C बिंदु पे कर रहे थे, ठीक है, और इसके आगे हमने एक 1 पे एक पॉइंट बनाया A और B पे IC2 पे हमने पॉइंट बनाया B।
ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, सी पॉइंट पे। अब हमने ये पढ़ा है कि जो आईसी कर्व जितना ऊपर होगा वो हमें हायर सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन इंटरसेक्ट काटने की वजह से ये सी क्या हो रहा है, ए के बराबर होगा जो कि आईसी 1 पे है। ये सी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा क्योंकि आईसी 2 पे है। तो इसका मतलब है कि ये जब सी है वो इन दोनों को जोड़ रहा है, यानी बी के बराबर भी है और ए के बराबर भी है। इसका मतलब तो ए बराबर बी होना चाहिए, ए बराबर बी रिजल्ट आता है क्योंकि सी बराबर बी और सी बराबर ए है, तो ए बराबर बी होगा। ये रिजल्ट आ रहा है इस पिक्चर से। लेकिन रियलिटी क्या है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिवन अ हायर सेटिस्फैक्शन कंपैरिजन टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो लेकिन ये रिजल्ट तो यहाँ नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जो फीचर्स है विशेषताएं पूरी नहीं होगी। आर यू क्लियर दिस पॉइंट। तो ये हमारा सेकेंड इसका इम्पॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट फीचर्स की या विशेषता की। दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए ये हमारी एजम्पशन क्या दे कह रही है कि दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के उत्तरोत्तर होते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि y के बदले x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो पहले क्या होता है, ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम से, देखिए इस डायग्राम से हम आपको बताते हैं कि जो x है, x का हमने कहाँ बताया है, ओ एक्स पे हम x की वस्तु को दिखाते हैं और ओ वाई पे y की वस्तु को बताते हैं। x की अगर वो x की वस्तु को जब वो a1 से b1 तक ले जाना चाहता है, यानी कि a1 से b1 की क्वांटिटी तक अपना परचेज करना चाहता है, तो वो देखिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, f से e तक, यानी f से e तक का सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो b1 से c1 की यूनिट को परचेज करना चाहता है x की, पहले तो a1 से b1 किया, तब देखिए EF का इतना सेक्रीफाइस किया। लेकिन जैसे ही वो x की C1 यूनिट खरीदना चाहता है, B1 से कहाँ जाना चाहता है, C1 पे, यानी x की C1 यूनिट परचेज करना चाहता है, देन वो सेक्रीफाइस देखिए उसका E से D तक, यानी कि E से D तक। तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग y की कमोडिटीज़ कम करते हैं तो y की इम्पॉर्टेंट जो वस्तु की होती है वो बढ़ने लगती है। तो पहले हमने शुरू में क्या किया, स्टार्ट में तो हमने सेक्रीफाइस ज़्यादा किया, पर धीरे धीरे क्या किया, कम किया। इसीलिए दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये अपने मूल बिंदु से क्या होते हैं, ऐसे ज़्यादा की तरफ जाते हैं, यानी कि उत्तरोत्तर होते हैं, धीरे धीरे ये कम होने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि y का वो सेक्रीफाइस क्या होता है, कम करना लगता है। तो देखिए यहाँ हमने बिल्कुल बताया है कि x पे o a1 की क्वांटिटी बता रहा है और y पे a1 से a1, यानी कि हम कह सकते हैं कि x की a1 से b1 की मात्रा के लिए y की EF मात्रा का सेक्रीफाइस करता है। अभी हमने बात की थी कि a1 से b1 जाने के लिए वो EF का सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद x की b1 से c1 की जो क्वांटिटी है उसके लिए वो y का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, E से D का सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका FE से कंपैरिजन टू कम है, यानी कि FE सेक्रीफाइस जो है वो आपका सेक्रीफाइस वो ED से क्या है, कम है। यानी जितना आप FE का सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना आप जो नेक्स्ट यूनिट x की लेने के लिए आप उतना सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। उसका मेन रीज़न क्या है, MRS, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यह y के लिए x के MRs को प्रदर्शित करती है कि क्योंकि हमने पहले भी इसका डिस्कस कर चुके हैं कि y का वो जैसे जैसे यूनिट कम होती है तो उसकी इम्पॉर्टेंट बढ़ने लगती है, यानी कि हमारे पास जो यूनिट कम होगा जिस वस्तु का उसकी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बढ़ेगी। तो हम धीरे धीरे y की क्या होती है, वस्तु को कम सेक्रीफाइस करते हैं x की वस्तु के लिए। इसीलिए पहले तो हमने सेक्रीफाइस ज़्यादा किया और फिर धीरे धीरे क्या कम करते हैं, इसीलिए वो कॉन्वेक्स होते हैं अपने ऑरिजिन से, ठीक है। तो ये इसकी फीचर्स थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो दे आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके फीचर्स की, जो कि हमने इंडिफरेंस मैप में भी इसका स्टडी किया था कि ऊंचे उदासीनता वक्र पर सदैव अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज यील्ड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा ऊपर की तरफ वो उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, यानी कि IC3 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, IC3 ज़्यादा देगा किसके कंपैरिजन में, IC2
टू के कंपैरिजन में, और IC2 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, संतुष्टि दे रहा है किसके कंपैरिजन में, IC1 का। इसका रीज़न क्या है कि जो IC कर्व ऊपर है वो ज़्यादा हमें संतुष्टि दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और जो नीचे वाला है वो कम दे रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है कि IC1 पे हमको कम कमोडिटीज़ मिलती हैं, हमें वस्तुएं कम मिलेगी, लेकिन जैसे हम IC3 पे पहुंच जाएंगे तो हमें Y और X की जो क्वांटिटी होगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं कि C ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है किसके कंपैरिजन में, B के, और B ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है किसके कंपैरिजन में, A के। तो ये हमने कंपैरिजन करके भी आपको बताया, और आप IC कर्व से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिवन अ मोर सेटिस्फैक्शन या हाई लेवल सेटिस्फैक्शन कंपैरिजन टू लोअर IC कर्व, ठीक है। उदासीनता नेक्स्ट है हमारा, उदासीनता वक्र का समांतर होना आवश्यक नहीं है। इंडिफरेंस कर्व मे नॉट नेसेसरी बी पैरेलल, यानी कि जरूरी नहीं है कि उदासीनता वक्र आपका एक ही डिफरेंस से हो, यानी कि जो IC1 बनाया हमने और IC2 और IC3 बनाया, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना जरूरी नहीं है, उनमें कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। यानी कि उदासीनता जो वक्र होता है वो दाएं नीचे और गिरते हुए होते हैं, और उनका जो कह सकते हैं जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन ये आवश्यक कभी भी नहीं है कि जो इंडिफरेंस कर्व है जिनका नेगेटिव स्लोप है वो समान हो, यानी कि वो नीचे जरूर डाउन होंगे, सारे जो कर्व है या वक्र है वो नीचे की तरफ डाउन होंगे, इट्स अ वेरी कंपल्सरी, ये अनिवार्य। लेकिन इनका जो नेगेटिव स्लोप का जो डिफरेंस है, यानी कि ये IC1 ये IC2 यहाँ से स्टार्ट हो गया, IC3 यहाँ से, और IC4 क्या हो सकता है, वो IC4 हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो जरूरी नहीं हो कि वो एक जैसा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मेन कारण इसका भी क्या है, MRS यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर इसका कारण होता है, ठीक है। ये आवश्यक कभी भी नहीं है कि उदासीनता वक्र की जो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो एक जैसी हो, या कह सकते हैं विभिन्न उदासीनता वक्रों में घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर अलग अलग होती है, इसीलिए जो इनका डिफरेंस होता है वो भी अलग अलग होता है। तो मेन क्या होता है कि MSR पैरेलल नहीं होता है, मेन कारण है कि जो MRS है यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो जिस रेट से IC1 में डाउन होता है उसी रेट में वो IC2 में डाउन हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं, अनिवार्य नहीं होता है। इसीलिए ये पैरेलल होना, आपस में जो अंतर है इनका वो एक समान होना आवश्यक नहीं है, राइट। तो इसका मेन कारण क्या है, MRS, ठीक है, क्योंकि MRS जो होती है वो IC कर्व में अलग तरह से डाउन होगी, IC2 में अलग तरह से डाउन होगा, और IC3 में अलग तरह से घटती है। इसी घटने के कारण ये इनमें अंतर बराबर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, उदासीनता वक्र XY अंशों को स्पष्ट नहीं करते, बिल्कुल, कि देखिए इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच X एंड Y एक्सिस, ये ना तो Y को टच करेगा IC कर्व कभी, और ना X को टच करेगा। इसका मेन कारण क्या है कि हम कभी नहीं कह सकते कि मुझे X से फुल्ली सेटिस्फाई, यानी X को टच करने का मतलब क्या है कि X की मैं जीरो क्वांटिटी अपने पास रख रही हूँ, यानी कि मुझे फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो गया, अब मुझे X की कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए। और Y को टच करने का मतलब हो गया कि Y से मुझे फुल सेटिस्फेक्शन हो गया और मुझे इसकी कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए। लेकिन इनडिफरेंस कर्व के एजम्पशन क्या बताती हैं कि आप एक कमोडिटीज़ को डिक्रीज कर रहे हो और एक कमोडिटीज़ को इंक्रीज कर रहे हो। आप कभी भी नहीं कह रहे हो कि आपको एक कमोडिटी से फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन जब ये X को टच करेगा, इसका मतलब ये X की पूर्ण संतुष्टि को बता रहा है कि X से आपको पूरा संतुष्ट मिल गया, अब आप X का कोई भी यूनिट नहीं रखना चाहते। और Y को टच करने का मतलब है कि आप Y की कोई भी कमोडिटीज़ अपने पास में नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी X या Y को टच नहीं करते। यदि कर्व किसी भी X को छूता है या टच करता है, इसका मतलब हो गया कि कंज्यूमर एक वस्तु की बहुत ज़्यादा मात्रा रख रहा है और दूसरी कमोडिटीज़ को कम कर रहा है। यानी अगर ये X को टच कर रहा है, इट प्रेजेंट टू कि Y की वो मोर यूनिट को रख रहा है और X की जीरो, बट इट्स नॉट अ पॉसिबल, ठीक है। और Y को जब टच कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि Y की तो वो जीरो ले रहा है इस कंडीशन में, और X की क्या कर रहा है, मोर क्वांटिटी को यूनिट को रख रहा है। तो ऐसा इनडिफरेंस कर्व में नहीं होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे अंश को नहीं छूते हैं।
नेक्स्ट वी डिस्कस टू, देखिए उदासीनता वक्र पर स्थित दोनों वस्तुओं के विभिन्न सहयोग समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज सिचुएट ऑन किस पे, इंडिफरेंस कर्व सो इक्वल यूटिलिटी। एक इंडिफरेंस कर्व पे बने हुए पॉइंट, यानी कि मैं सिर्फ इस इंडिफरेंस कर्व की बात कर रही हूँ, तो इंडिफरेंस कर्व पे बने हुए ए हो चाहे बी हो चाहे सी, यानी कि कंज्यूमर ए को भी ले सकता है, बी को भी ले सकता है और सी को भी ले सकता है, यानी कि उनके बीच में क्या होता है, उदासीन रहता है, यानी इनडिफरेंट रहता है। क्यों रहता है इनडिफरेंट? क्योंकि ए से भी इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, चाहे मैं ए पॉइंट को लूँ, बी से भी मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और सी से भी मुझे इक्वल यानी एक समान संतुष्टि मिलने के कारण वो उदासीनता वक्र, एक ही उदासीनता वक्र पे स्थित जो बिंदु होते हैं, जो लॉकस पॉइंट्स होते हैं, उन पे क्या होता है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल एक जैसा होता है, इसीलिए वो चाहे किसी भी बिंदु को चुने। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो लास्ट नहीं हम कह सकते हैं, एक और आपके एजम्पशन है, पूर्ण स्थापन वस्तु के संबंध में उदासीनता वक्र यानी इनडिफरेंस कर्व रिगार्डिंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया कि प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, फुल्ली सब्स्टिट्यूट यानी कि पूर्ण जो फुल्ली सेटिस्फैक्शन या फुल्ली सब्स्टिट्यूट होता है में उदासीनता वक्र 45 डिग्री का कौन बनता है? कितने का बनता है? 45 डिग्री का, जब फुल्ली सेटिस्फैक्शन होता है। और MRS कैसी होती है? 1:1 होती है, यानी कि आपकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी वो 1:1 होगी, जबकि जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल एक एग्जम्पशन यानी अपवाद की रूप में होता है कि 45 डिग्रीज में तो क्या होगा कि आप एक्स की भी वही कमोडिटीज टी ले रहे हो, यूनिट जितनी आप वाई की ले रहे हो, बट हमें क्या करना है इंडिफरेंस कर्व में, उदासीनता वक्र में, कि एक वस्तु को हमें बढ़ाना है, उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को, और एक वस्तु की मात्रा को क्या करना है? कम करना है, यानी एक तो बढ़ रही है और एक कम हो रही है। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो क्या होगा कि आप 1:1 का रेशियो रख रहे हैं, तो ये उदासीनता वक्र को फुलफिल नहीं करता, यानी उसकी मान्यता को पूरा नहीं करता। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में 45 डिग्रीज का कौन बनता है, जो कि MRS क्या क्या बता रहा है? 1:1, यानी एक अनुपात 1 बताता है, जो कि व्यवहार में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि पूरक वस्तुओं के संबंध में, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में कहता है उदासीनता वक्र। इंडिफरेंस कर्व इन द कॉन्टेक्स्ट और परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में वो ये कह रहा है पूरक वस्तुओं में कि लाइफ में हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं कमोडिटीज़ के वो होते हैं, बट फुल्ली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए जो आप कह सकते हैं जो बनेगा डायग्राम वो 90 डिग्री 90 डिग्री का बनता है। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में 90 डिग्री का और सब्स्टिट्यूट जो गुड्स रहते हैं उसमें 45 डिग्रीज का। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसमें 90 डिग्री का कौन बनता है, जो कि L साइज़ का होता है। ध्यान रखिए कौन सी गुड्स में, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तुओं में जो 90 डिग्री का कौन बनता है और उसका साइज़ कैसा होता है, उसका आकार कैसा दिखता है, L शेप में दिखता है। ये देखिए, अब ये क्या कह रहा है, देखिए कि जब मैंने यहाँ L आपका बना दिया, OX पे आपको X कमोडिटीज़, OY पे Y कमोडिटीज़, हमने ये इसको सेफ बनाया, तो देखिए A पॉइंट मैंने यहाँ लिखा और B लिखा, यहाँ तक इन दोनों पॉइंट तक तो ठीक है कि ये इंडिफरेंस कर्व बन सकता है, लेकिन इस A पॉइंट के बाद इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल यानी कि कैसे हो जाता है, लंबे की तरफ, जो कि आपने पहले अभी रिसेंट में पढ़ा। क्या वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व होता है क्या? नहीं होता। अब बी पॉइंट की बात करते हैं कि बी पॉइंट तक तो ठीक है कि इंडिफरेंस कर्व करेक्ट है, बट बी पॉइंट के बाद में आईसी कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा, यानी एक स्लिपिंग लाइन की तरह होता है। तो क्या ऐसा हॉरिजॉन्टल था क्या? नहीं था, हमने अभी रिसेंट में पढ़ा। तो कहने का मतलब है ए एंड बी तक तो इट्स ओके कि बन रहा है इंडिफरेंस कर्व, बट ए पॉइंट के बाद में आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा हो रहा है, वर्टिकल यानी एक लंबा खड़े के रूप में हो रहा है। और जबकि बी पॉइंट के बाद में जब हम एक्स वस्तु की बात करते हैं तो बी पॉइंट में क्या हो रहा है कि बी पॉइंट के बाद में आईसी कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये नहीं पॉसिबल होगा। तो ये हम लोगों ने इसके फीचर्स पढ़े, इसे
क्वेश्चंस आता है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ बताइए या उदासीनता वक्र की विशेषता बताइए। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होता है। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को एवरग्रीन क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।